जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज का दिन आप लोगों ने ट्रेडिंग के हवाले से एंजॉय भी कर लिया होगा। मार्केट में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, वॉल्यूम कल कम लगे थे, आज थोड़े ज़्यादा लगे। तो हमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। और ऊपर से रोल ओवर वीक भी थोड़ा निपटने वाला है। अब एक सेटलमेंट का दिन रह गया है। अब इंशाल्लाह वो भी निकल जाएगा आराम से। तो एक एक और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। फिर उसके बाद जो है 31 दिसंबर, जिस तरह हमने आप लोगों को बोला है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए कुछ जमा करके रखिएगा। आप लोगों ने जमा करना है और फिर उसको जनवरी में एंजॉय करना है। तो चले बढ़ते हैं हम अपनी ज़रा परफॉर्मेंस के आगे। आज KC 100 इंडेक्स 1,11,300 के पॉइंट्स पर स्टैंड कर रही है। 927 पॉइंट का इजाफा किया है और 293 मिलियन के वॉल्यूम लगाने में कामयाब हुई। कल के मुकाबले में अच्छे हैं। तो और अब वॉलेटाइल सेशन में रहे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा कि ये रहेगा। लेकिन अब हम इससे एक अच्छी उम्मीद लगा के बैठ गए अब कि इंशाल्लाह अब ये आने वाले दिनों में थोड़ा और भी परफॉर्म करेगी। और अगर सेशन वोलेटाइल भी होता है और थोड़ा सा डिप भी हो जाता है तो आप लोगों के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू बाय। मार्केट के पाई चार्ट की बात कर लें तो मिला जुला रुझान रहा है। कमर्शियल बैंक्स में कुछ बैंक्स की कुछ अफवाहें भी चल रही हैं, कुछ न्यूज़ भी गर्दिश में है। लेकिन हमने आप लोगों को बताया है ये सारा मामला ADR का है। हम उसी के ऊपर कायम है और वही चीज़ हमें नज़र आ रही है। और बाकी रहा जो फर्टिलाइज़र का, इसकी परफॉर्मेंस आज पॉजिटिव रही है। ऑल दो के ऊपर नीचे उतरता चलता रहा है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस रही है। इसके हवाले से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी करनी है, तो हमारे साथ ज़रा जुड़े रहिएगा। तो हम आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे डिस्पैरिटी की, जो ईफर्ट और FFC में हम देख रहे हैं आजकल। अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करें तो ये तो लाइमलाइट में आज इस वजह से रही है कि इनकी एक न्यूज़ लगी हुई है जो कि पावर कंपनीज़ का पेबल है गैस की मद में, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की बदले में, वो इनको 76 बिलियन तक पहुंच गया है। जो इन लोगों पे करना है जिनका बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा SNGPL, MPL एंड PPL यानी माड़ी, PPL और SNGPL हैं। तो ये एक चूँकि एक रोल ओवर वीक भी रहा है तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। आपने देखा कि PPL में बड़ा अप एंड डाउन रहा। तो ये नॉर्मल सी बात है, आज के दिन के लिए कोई इतना बड़ा इसमें आप लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं है। और जब एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन लग जाती है उसकी एक्सपेक्टेशन में ऑलरेडी प्राइस बिल्ट इन हो चुकी होती है, तो उसमें एक नेचुरली प्रॉफिट टेकिंग हम देखते हैं। जी अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो कमर्शियल बैंक ने 244.8 की है, सीमेंट ने 175, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 167 पॉइंट और बाकियों ने मिला जुला रुझान दिखाया है। कोई इतनी बड़ी कंसिडरेबल एडिशन नहीं है। कंपनी वाइज देखें तो माड़ी, इसकी एक न्यूज़ लगी हुई थी। MEBL ADR की वजह से, PSO की कल एक न्यूज़ लगी हुई थी, अभी भी इस ये ख़बरों में रहेगा। और बाकी जो है वो उन्होंने नॉर्मल रेंज में परफॉर्मेंस दी है, कोई इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से काबिल ज़िक्र नहीं है। जी तो कंपनी के जी तो ज़रा मार्केट के चार्ट की तरफ बात कर लेते हैं। आज एक परफॉर्मेंस मिली जुली रही, लेकिन हम समझते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस है। वरना जुम्मे वाले दिन यूजुअली बड़ी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है, लेकिन हमें लग रहा है जैसे अब ये माल जमा हो रहा है। तो वॉल्यूम भी कल के मुकाबले में अच्छा लगा है, कैंडल भी ओवरऑल सही है। हम इसको कोई बुरी कैंडल नहीं कहेंगे। एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही है जिससे एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा। एक सेटलमेंट का दिन और निकल जाए फिर इसके बाद जो है हम समझते हैं ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई ऊपर की तरफ जाने का इरादा रखती है। बाकी स्क्रिप्ट्स ने वैसे ही परफॉर्म किया, कल की आप वीडियो दे सकते हैं, अभी भी वही चीज़ हमारी इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आज जो है हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। जी तो कुछ सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि FFC और ईफर्ट के हवाले से भी ज़रा सी बात कर लें कि इन दोनों में प्राइस डिस्पैरिटी क्यों है। और FFC की प्राइसेस ऊपर ही ऊपर चले जा रही हैं और ईफर्ट की जो है वो स्टेगनेंट हो गई हैं। तो ज़रा हम पहले बैकग्राउंड के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि जब से पाकिस्तान ने अपना एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन किया था जून एंड 2023 में, उसके बाद से ही ये प्राइस डिस्पैरिटी शुरू हो गई थी। जब IMF की कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये थी कि आपने सर्कुलर डेट को ख़त्म करना है, और जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस तो बढ़ाई थी, साथ में गैस की प्राइसेस भी बढ़ाने का इनिशिएटिव लिया। थोड़ी सी प्राइस डिस्पैरिटी हम ज़रा लाइन चार्ट की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि KC 100 इंडेक्स, जो कि इस लाइट कलर की ब्लू है लाइन है,
और ईफर्ट जो कि ऑरेंज कलर की लाइन में है, और एफएफसी जो ब्लू कलर की लाइन में है, इनका एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है। आप देखेंगे कि सितंबर 23 से लेकर तकरीबन सितंबर 24 के एंड तक इसमें ईफर्ट आउट परफॉर्म करता रहा है और एफएफसी अंडर परफॉर्म करता रहा है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ इस वाले पीरियड के अंदर, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि एफएफसी ने आउट परफॉर्म कर दिया ना सिर्फ ईफर्ट को बल्कि केएसी 100 इंडेक्स को भी। तो ये तो एक हमने चार्ट के ऊपर देख लिया कि किस तरह से इन्होंने मूवमेंट दी। ये एक कंपैरिजन था, हमने कहा आपसे शेयर कर दें। लेकिन इस चीज़ की ज़रा मूवमेंट जो भी हुई है इसके पीछे इसकी इकनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो जी ज़रा वो डिस्कस करते हैं हम। जी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान में यूरिया की डिमांड कितनी है। 6 मिलियन टन पर एनम पाकिस्तान में एक डिमांड है अभी, और ये थोड़ी एक्सपेक्टेड है कि अब बढ़ेगी गोइंग फारवर्ड। लेकिन जितने भी प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इस डिमांड को बहुत आराम से मीट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स की अगर मेन प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो उनमें सबसे टॉप पे यूरिया, दूसरा डीएपी एनपी एंड जिंक यूरिया। इनके अलावा और भी छोटी मिक्स एंड मैच प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि यूरिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं एफएफसी एंड ईफर्ट, डीएपी और एनपी के अंदर एफएफसी एंड फातिमा, जिंक के अंदर ईफर्ट एंड एफएफसी काम कर रहे हैं। अच्छा, डीएपी और एनपी के हवाले से ये आप लोगों को एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताते चलें कि ये बेसिकली एक इंपोर्ट ड्रिवन प्रोडक्ट है जिसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं इंपोर्ट के ऊपर। इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा भी डिटेल से बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ज़रा ये समझ लीजिएगा कि ये इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा लिंक हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से प्लस एक्सचेंज रेट से। अब जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने आपको इसकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बताई हैं, ये सारी इसमें जितनी भी प्राइसिंग है, जितना भी इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये गवर्न करता है फर्टिलाइज़र पॉलिसी 2001 के ऊपर। यानी ये जितने भी प्लेयर्स अब जो भी काम करते हैं ये इसी फर्टिलाइज़र पॉलिसी के तहत करते हैं एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन देम। और इसी के तहत गवर्नमेंट ने डीएपी और एनपी के लिए अगर टोटल प्रोडक्शन 1 मिलियन टन होती है तो इसमें से 50% लोकल होगी और 50% जो है वो इंपोर्ट की जाएगी। ये इस वजह से की है ताकि उसके अंदर स्मगलिंग और होर्डिंग को रोका जा सके, और इसी वजह से ही इन्हीं चीज़ों की प्राइसेस को बैलेंस किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीएपी और एनपी का रेवेन्यू जो है वो थोड़ा वोलेटाइल रहेगा और यूरिया का रेवेन्यू इसके मुकाबले में लेस वोलेटाइल है। एक एफिशिएंट प्लांट जो कि मेजर किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि अगर वो 1 टन यूरिया की पैदावार के लिए 25 से 30 यूनिट्स ऑफ गैस इस्तेमाल कर रहा है, कि अगर वो यूरिया की पैदावार के अंदर 25 से 30 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं गैस, तो उनका प्लांट इनएफिशिएंट है एंड गोइंग फारवर्ड वो अपने प्लांट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। अगर मैं बॉटम लाइन मोटी मोटी बात करूं एक ही लाइन के अंदर, तो एक बैग के लिए पर यूनिट MMBTU ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्लांट साइज़ की, कैपेसिटी की और उनको गैस सप्लाईज़ की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ईफर्ट के पास कैपेसिटी अभी भी ज़्यादा है और इसके सप्लाई एग्रीमेंट्स जो हुए हैं वो SNGP और एक SSGC के साथ हुआ है। बाकी FFC के लिए माड़ी और SSGC के साथ एग्रीमेंट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन जो सप्लाई गैस एग्रीमेंट्स होते हैं इनकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है इनके लिए, और यही इनका कॉस्ट एफिशिएंसी में काम आते हैं। जो ईफर्ट के जो प्लांट्स हैं इनके अंदर SNGP सप्लाई कर रहा है और उधर दूसरी तरफ FFC के लिए माड़ी है SSGC। मार्च 2024 में सेकंड रिव्यू फाइनल होने से पहले पहले ECC ने और कैबिनेट ने गैस की प्राइसेस फॉर एक्स मारी फील्ड्स 580 से 1600 कर दी। एक्स मारी फील्ड्स का मतलब है एक्स मारी फील्ड्स के अलावा बाकी सब के लिए बढ़ा दी। इट मीन्स कि जो FFC के जो प्लांट 1, 2, 3 जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं इनके लिए बढ़ी नहीं, बाकी सब के लिए बढ़ गई। जैसा कि हमने आपको कहा कि कोई भी अगर प्राइस इंक्रीज़ या कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैरी आउट करना है तो फर्टिलाइज़र पॉलिसी के तहत होना है। ईफर्ट ने गवर्नमेंट को इकनॉमिक रैशनल देते हुए प्राइसेस बढ़ा दी। इसके देखा देख डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए FFC ने भी प्राइसेस बढ़ा दी।
अब इससे हुआ क्या है कि डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई मार्केट के अंदर, और ये टाइम टू टाइम बहुत सारे हल्का अहबाब ने ये मसला उठाते रहे, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इवन अभी तक दिसंबर में भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बातें होती रही हैं, लेकिन अभी कोई पेशरफ नहीं हो पाई, और ये डिस्पैरिटी अभी तक कंटिन्यू है। अब अगर हम इनकी रेवेन्यू साइड की बात करें पर बैग, तो यूरिया के अंदर आप देखें कि एफएफसी की नेट प्राइस 4,076 रुपये बन रही है, और ई फर्ट की 4,219 रुपये बन रही है। तो बज़ाहिर अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें ये लग रहा है कि ई फर्ट की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, और रेवेन्यू लॉस जो है वो 143 रुपये का एफएफसी को हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने आपसे ज़िक्र किया, सेकंड रिव्यू के होते ही एक्स मारी फील्ड्स की प्राइसेस बढ़ी थी, जिसका इम्पैक्ट आप लोग देख सकते हैं कि चूँकि माड़ी सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है एफएफसी के को, तो इस वजह से इनको ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया। अब इनकी पर यूनिट कॉस्ट 614 रुपये पड़ रही है, जबकि इसके मुकाबले में ई फर्ट को मोर और लेस 1700 रुपये की पड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, और सारा इम्पैक्ट इनका कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आ रहा है। और इसी गैस प्राइस डिस्पैरिटी की वजह से तकरीबन 1100 रुपये का इम्पैक्ट एफएफसी के ऊपर आ, इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ई फर्ट के मुकाबले में तकरीबन 1,063 रुपये से कम है। तो अगर मैं कंबाइंड इफ़ेक्ट देखूं तो इनके ऊपर 920 रुपये का नेट इम्पैक्ट आता है, जो एफएफसी इज़ इन लीडिंग पोजीशन है फ्रॉम ई फर्ट। इसी वजह से आप लोगों को अब तक इसमें एक प्राइस सर्ज नज़र आया है, और ये डिस्पैरिटी हुई है। अब अगर हम ई फर्ट की बात करें तो ई फर्ट के प्लांट रिलेटिव टू एफएफसी नए भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। तो ये जो डिफरेंस है 920 से कम होकर तकरीबन 750-800 के करीब चला जाता है, और ये डिफरेंस जब तक रहेगा मेंटेन, जब तक ये प्राइस गैस डिस्पैरिटी ना रिमूव हो। तो इसी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। अब दूसरा फैक्टर जो कि इनका अमलगमेशन हुआ एफएफबीएल के साथ, उसने इनको एक सिनर्जी दी है। अब जो डीएपी का बिज़नेस है वो भी इनके पास एक सिंगल वन अम्ब्रेला में आएगा। ऑल दो पहले भी ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में थी, लेकिन अब चूंकि इनकी ये एक रिसोर्स सिनर्जी होगी, इस वजह से उनको उनका बेनिफिट भी होगा। एक परसीव एक्सपेक्टेशन लेते हुए ये प्राइस सर्ज आपको नज़र आ रहा है, और अब ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा जब तक ये प्राइस डिस्पैरिटी रिमूव ना हो। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हम या तो देखेंगे कि ये प्राइस डिस्पैरिटी डिसकंटिन्यू हो, जिसके पीछे टाइम टू टाइम बाज़गश्त होती रहती है कैबिनेट के अंदर, लेकिन कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एफएफसी के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होंगी जो इनकी प्राइस थोड़ी स्टेगनेंट हो, और दूसरी जगह पे ईफर्ट को देखने की ज़रूरत है कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, कि ईफर्ट एक प्राइस यानी 215 से क्यों रजिस्ट कर रहा है और वहाँ पे आके क्यों रुक गया। इसके लिए मैं आपको एक अपनी वीडियो की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैंने इसकी पूरी एक वैल्यूएशन एक्सप्लेन की है। देखिएगा, जहाँ पे हमने ये जिक्र किया है कि आपने फर्टिलाइज़र सेक्टर को डिविडेंड यील्ड बेस्ड अप्रोच पे वैल्यूएशन करनी है, और उसी बेसिस पे हमने की है। आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। देखें, अभी तक हमने देखा है कि जो अभी तक इन्होंने डिविडेंड भी दिया है वो दिया 12.5 रुपये का। 12.5 रुपये का डिविडेंड में से अभी जो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने पेमेंट की है डिविडेंड की, वो 2.5 रुपये की है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, इनके अंदर एक हिस्टोरिकल एवरेज रहा है कि ये 100% के करीब डिविडेंड पे आउट करते हैं। जो इनकी अर्निंग एक्सपेक्टेड है हमारी, वो हम इस तरह से कर रहे हैं, उसी को ही हम अगर डिविडेंड पे आउट बनाते हैं तो हमारे हिसाब से 28 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड डिविडेंड आउट है। और आप देखिएगा कि मार्केट में यही एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके बैठे हुए हैं, चाहे वो फंड्स हों, चाहे वो बड़े प्लेयर्स हों इसको जमा करने वाले, जो कि डिविडेंड मोटिव से खेलते हैं इस स्टॉक मार्केट में, वो इसी चीज़ का जहन बना के बैठे हुए हैं। तो जब ये 28 का एक्सपेक्टेड डिविडेंड देगा, उसकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो 28 को हमने सबसे पहले जो हम फॉरवर्ड लुकिंग इंटरेस्ट रेट, यानी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने उसको और भी डिस्काउंट कर दिया है 11% से, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम गिरते हैं तो इतने गिरते हैं। प्लस उसमें एक हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2% का ऐड किया है, ताकि उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 215 की एक वैल्यू आती है। जी, तो आपने देखा कि जिस तरह से हमने आप लोगों को बताया कि इसकी वैल्यू तकरीबन 215 बनती है, और ये उसी से रजिस्टर के बार बार आ रहा है। अब इस पोजीशन पे इसको एक ट्रिगर चाहिए
ताकि ये मूव करे, और वो ट्रिगर हमारे हिसाब से यही हो सकता है कि प्राइस डिस्पैरिटी ख़त्म हो तो एक जो इनके अंदर एफिशिएंसी का एलिमेंट है वो इनको बूस्टअप कर सकता है। अभी ख़बरों में ये चीज़ चल रही है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मिला जुला रुझान एफएफसी में भी आता है और ईफर्ट के अंदर भी आता है। लेकिन हमारा व्यू ये है कि अभी ईफर्ट एक्यूमुलेट हो रहा है और ये आपको गोइंग फॉरवर्ड अच्छे गेन भी दे सकता है। जाते जाते एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ जाते हैं, उम्मीद है आप लोगों की फ़ीडबैक उस पे आएगी। वो ये है कि अगर एफएफसी के लिए गैस की प्राइसेस क्या हम कम करते चले जाएं तो क्या ये हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी या नहीं। तो हमारा व्यू तो ये है कि नहीं, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है। हम आप लोगों से चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पर कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम ज़रा देखें आप लोग कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी इस डिस्कशंस के अंदर। और अगर समझ में ना आए तो हमें बताइएगा, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपने कमेंट्स के रिप्लाई में देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।